हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो DFCCIL का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। वो सब्जेक्ट है आज का न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, ये पेपर 2018 में आया हुआ था DFCCIL के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी इसमें कितना आता है, तो इसमें 24 क्वेश्चन आता है और ये 24 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के आप एग्ज़ाम में अच्छे से बना पाइएगा। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, क्या करें। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो पहले इसको पुश कर दीजिए और बनाइए, और नहीं तो आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे साथ देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि ए बी से 40% अधिक है, तो मैं तो सबसे पहले बात 40% की अगर बात करूँ तो क्या हो जाता है, 2/5। ठीक है, पहले तो इस बात को समझ लीजिए, अधिक है। तो और आगे क्या कर रहा है, सी डी से 30% कम है। यहाँ ए और बी की बात कर रहा था, यहाँ सी और डी का बात कर रहा है और 30% कम है। 30% इक्वल टू होता है क्या कि 3/10। आगे पढ़िए क्या कर रहा है, डी ए से 25% कम है। डी जो है किससे, ए से। ठीक है, ए से डी ए से कितना 25% कम है। तो मैं 25% की अगर बात करूं तो 1/4। आपके पहले तो ये तीनों हो गया, इस तीनों को पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब आपको रिलेशन दिया हुआ है बी और सी के फॉर्म में, सब में दिया हुआ है। तो आपको इसमें से ए और डी को हटाना है, आपका मकसद यही है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपके पास 3 गो इक्वेशन आ जाएगा। एक इक्वेशन तो ए बी में आ जाएगा, दूसरा सी डी में आ जाएगा और तीसरा ए डी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तीनों इक्वेशन को लिखिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि चलिए मैं आपको अभी बगल में करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि अगर आप ए बाई बी की बात करते हैं तो ए कितना अधिक है, 40%। अगर बी यहाँ पे 5 है तो 40% इससे अधिक है, तो मतलब 40% कितना होता है, 5 के 40% 2 होता है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर सी बाई अब डी की बात करते हैं तो इसमें सी क्या है, कम है 30%। इसके मतलब अगर डी 10 है तो सी कितना हो जाएगा, 30% कम है, मतलब 3 कम है, तो ये 7 हो जाएगा। अब आगे बात करिए किसका, डी बाई ए का अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, 25% कम है। कौन, डी, किससे, ए से। तो मतलब क्या, अगर ए 4 है तो डी कितना है, 3 है, 25% कम है। तो आपके पास अब ये तीनों इक्वेशन आ गया। अब आप तीनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको तो आंसर लाना है बी और सी के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए ए बाई में बी गुने में क्या करिए, सी बाई में डी, दो को इक्वेशन के कर लीजिए। आपको इसमें से बी सी चाहिए और ए डी को आपको काटना है। इक्वेशन नंबर 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी बटा में ए है। तो आप क्या देखिए, यहाँ से ए कट गया और डी से डी कट गया, तो इसमें आपका बी सी में आ गया रिलेशन। अब आपको इस तीनों को भी गुना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि सी बाई में बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तीनों का गुना कर दिए तो 7/5 गुने में 7/10 गुने में कितना, 3/4। अब यहाँ पे आप क्या देखें, सी बाई में बी इक्वल टू में कितना आ गया, 7×7 = 49 गुने 3 तो 147। और यहाँ पे 4×5 = 20 और गुने 10 तो 200 आ गया। आपका यहाँ रिलेशन क्या निकल जाएगा कि 200C इक्वल टू में 147B। अब आप ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, आपको पता चलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आप इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, यहाँ एक्चुअली स्पेस कम रहता है तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को आगे कर देता हूँ लिखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका मैं PDF दे दूंगा, आप आराम से भी देख सकते हैं, सेम सॉल्यूशन का PDF भी दे दूंगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक फॉर्मेट दिया है। सबसे पहले बात कि ये फॉर्मेट जो आपको दिया हुआ है और यहाँ a + b का आपका वैल्यू पूछा है, तो हमें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट को, ये दिया हुआ फॉर्मेट को हमें एक फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो पहले ये नीचे में बाई में जो ये दोनों है रूट, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले बात इसको हटाते हैं, रूट को। तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं गुना इसका। ठीक है, ताकि लिखना ना पड़े, तो यहीं पे हम गुना कर लेते हैं। गुना कर लिए। अब यहाँ पे √3 प्लस में 1 है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसमें मतलब √3 -1 बटे में कितना, √3 - 1। इसे कर देंगे तो ये +b × a - b बन जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसका बात करूं तो इस टर्म में कितना से करने पे हो जाएगा काम, तो 7 - में 4 √3 ऊपर में
और नीचे में भी ये गुना एक्चुअली यहाँ पे आएगा, ठीक है, इधर पेन नहीं चलेगा इसलिए मैं यहाँ कर दिया। और नीचे में कितना हो जाएगा सेम से 7 माइनस 4 रूट अंडर 3। इससे गुना इसलिए करते हैं ताकि ये नीचे वाला टर्म हमारा रूट से हट जाए, रूट से कन्वर्ट हो जाए, मतलब सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद क्या है, क्योंकि हमको दिया भी है सिंपल टर्म में, नीचे में कोई रूट में नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने का ये तरीका है। तो अब हमें इसको गुना करना पड़ेगा, तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर कर देता हूँ साइड और यहाँ गुना कर देता हूँ। देखिए अब अगर आप ये फर्स्ट टर्म को लीजिएगा तो क्या ऊपर में आप क्या देख रहे हैं कि रूट अंडर 3 माइनस 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी होगा, तो मतलब रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा। उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर काम करना है। तो सबसे पहला वाले में अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो इस टर्म का गुना आपको इस टर्म से करना पड़ेगा। तो देखिए पहले 5 से करिए, तो अगर 5 से करिएगा तो कितना 35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब इस 5 से इस 4 में कीजिएगा तो प्लस में कितना 20 रूट अंडर 3। अब फिर इस टर्म से करिए गुना, तो 7 दूना 14 प्लस में कितना 14 रूट अंडर 3। और उसके बाद प्लस में कितना 8 गुने में 3, यही आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका अगर होल स्क्वायर अगर तोड़िएगा आप तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में 1 माइनस में कितना 2 रूट अंडर 3, यही आएगा। बाई में कितना 2। अब यहाँ पे अभी माइनस है, इसको रहने दीजिए। अगर अंदर में आप देखिएगा तो ये कितना है 35, और यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हुआ क्योंकि यहाँ पे टर्म में एक माइनस छुपा हुआ है ना, यहाँ पे माइनस होता। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे 1 सेकेंड, टर्म में माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा ना मल्टीप्लिकेशन में, एक्चुअली यहाँ केयर नहीं किया इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए 35 है और यहाँ 24 घटेगा, तो जब ये 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ 20 है प्लस में और यहाँ 20 है माइनस में, ठीक है, और ये प्लस में है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा -6 रूट अंडर 3 आ जाएगा। कभी कभी हो जाता है थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 है तो ये भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा 2 माइनस में कितना रूट अंडर 3 और माइनस में 11 और प्लस में कितना 6 रूट अंडर 3, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 6 को प्लस में और 1 को माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा -9, इससे इसका कैलकुलेशन हो जाएगा तो -9 और प्लस में कितना 5 रूट अंडर 3, ये 5 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब ये हो गया, तो अब आपके फॉर्मेट आपके पास क्या दिए हुए थे a प्लस में b रूट अंडर 3। तो अब ये देखिए b के जगह ये क्या हो गया, यही तो हो गया, b के जगह 5 और a के जगह -9। तो अब आपसे पूछा क्या है, तो a प्लस b पूछा हूँ, तो a प्लस में b, तो a के जगह कितना है -9 और b के जगह कितना है तो प्लस में 5, तो आपके पास कितना आ गया -4। ये ऑप्शन कहाँ पे है देख लीजिए, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ गए, कैलकुलेशन था बस, आपको इसको खुद भी कर सकते हैं कॉपी में, सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का 7 गुना उसके अंकों के क्रम को उल्टा देने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना के बराबर होता है। यदि दी गई 2 संख्याओं की संख्या के अंकों के बीच का अंतर 3 है तो संख्या के योग पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, 2 अंकों के कोई संख्या है। सबसे पहले बात है एक छोटा सा कंसेप्ट मैं पहले समझाता हूँ, उसको समझिए। देखिए x y ये 2 अंकों की संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या ऐसे ही होता है। इसको अगर हम जब तक इसको तोड़ कर नहीं लिखते हैं तब तक ये ऐसे ही होता है। मान लीजिए कि 45 है, 45 अगर मान लीजिए कोई संख्या है तो x 4 है और y कितना है 5। जब हम इसी को अगर ब्रेक करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 10x प्लस में क्या लिखेंगे y लिखेंगे, ताकि x के जगह 4 और y की जगह 5 डालेंगे तो फिर से हमें 45 मिल जाएगा। यही बात कह रहा है, ठीक है। इसमें दिक्कत कहाँ पे आता है कि ये जो दोनों का जो डिफरेंट दिया हुआ है, दोनों के बीच का अंतर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम x माइनस वाई ले या y माइनस एक्स ले। हम इसका कंसेप्ट अभी आपको बताते हैं। पहले ये देख लीजिए कि पहले एक इक्वेशन आप लिख लीजिए। तो ये आपको दिया था, ये एक संख्या है, ठीक है। इसका क्या है 7 गुना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस संख्या का क्या है 7 गुना 10x प्लस में y के 7 गुना। इस संख्या को अगर उलट देते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि उलट देते हैं, मतलब 10y प्लस में x कर देते हैं तो ये 4 गुना के बराबर बन जा रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया। तो यहाँ से अगर हम इसको अगर ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा 70 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4, तो 66x।
और ये 7 उधर चल जाएगा और ये हो जाएगा कितना 40, तो -33y इजकल टू में 0। अब यहाँ से अगर हम 33 कॉमन ले लेते तो 2x माइनस में y इजकल टू में 0, इक्वेशन एक ये मिल गया। अब आप इस लाइन को पढ़िए, यदि यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़िए, यदि दी गई 2 अंकों की संख्या के अंकों के बीच का अंतर 3 है, ठीक है, तो देखिए आपको एक बात क्या ध्यान रखना है कि ये इस साइड जो है ये पूरा इसके बराबर है, बिल्कुल सही है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस टर्म के बात करूँ, इतना टर्म का, ठीक है, इतना टर्म का और इतना टर्म से कंपेयर करूँ तो इसमें 4 से गुना करने के बाद ये हो जाता है, लेकिन इसमें 7 से गुना करना पड़ता है। इसके मतलब क्या है कि ये वाला टर्म जो है ये बड़ा है, ये वाला टर्म बड़ा है, तो मतलब जो बाद में उल्टाने के बाद, संख्या को उल्टाने के बाद जो टर्म आया है वो बड़ा है और पहले वाला टर्म छोटा है। तो यहाँ जो हम माने थे इस संख्या को 45 अगर हम मान ले रहे हैं, अगर इस संख्या को अगर हम उल्टा देते हैं अब, तो उल्टा देंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 4 लिखेंगे, तो क्या आ जा रहा है, बड़ा आ जा रहा है। अगर ये पहले हम 45 मान लिए थे, अगर इसको उल्टा दे रहे हैं तो ये कितना 54 आ जा रहा है, बड़ा आ जा रहा है। तो जब बड़ा आ जा रहा है तो इसके मतलब हम यहाँ पे क्या देखें, अंकों में y बड़ा है किससे, x से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे y माइनस x इजकल टू में कितना 3, हमारा इक्वेशन 2 ये हो जाएगा। आपके मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि सर हम 45 ही क्यों लिए, दूसरा कोई और ले लेते संख्या, तो सपोज कीजिए हम एक और संख्या दूसरा ले लेते, क्या 63 ले लेते हैं। अगर हम 63 ले लिए संख्या तो हम इसको उल्टा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जा रहा है, उलटने के बाद कम हो जा रहा है, जबकि हमें उलटने के बाद यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये तो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अगर उलटने के बाद कम बोला रहता तो हम यहाँ फिर क्या करते, x माइनस वाई करते, लेकिन उलटने के बाद ज़्यादा हो जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, y माइनस एक्स कर रहे हैं। तो अभी आपके पास 2 इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपको एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। इस दोनों को सोल्व कीजिएगा, y से y कट जाएगा, x से x घट जाएगा, तो x इजकल टू आपको कितना मिल गया 3। अगर x इजकल टू 3 मिल गया तो y इजकल टू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों का आपसे क्या पूछा था, योग, तो x प्लस में y कितना, 3 प्लस में 6, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें मेन यही समझना था कि जो हम अंकों का अंतर दिया हुआ है वो हम कैसे लिखें। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर थोड़ा मिस्टेक आप करिएगा, x माइनस वाई लिख लीजिएगा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात पे ध्यान रखना है। आप अगर समझ नहीं आए तो रिपीट करके एक बार और देख लीजिए, समझ आ जाएगा पक्का। नेक्स्ट देखिए क्या करें है कि एक कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 15 दिन में पूरा कर लेता है। ए है जो एक कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं और 15 घंटे में पूरा कर लेता है। मतलब ये पूरा टोटल काम कितने किया, 8 घंटा करता है और 15 दिन करता है, तो 15 8 120 आवर में काम फिनिश कर लेता है। बी उसी कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में समाप्त करता है। मतलब बी जो है प्रतिदिन कितना 10 घंटे करता है और 8 दिन में समाप्त कर, मतलब 80 घंटे में भी समाप्त कर लेता है। उसके बाद क्या बोला है कि ए और बी मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो कार्य करने में कितना समय लगेगा। ए प्लस में बी मिलकर के 6 आवर प्रतिदिन काम कर रहा है, तो इसको डे पूछ रहा है कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए ए आपको पता है 120 आवर में करता है, बी 80 आवर में करता है। इस दोनों का अगर एलसीएम की बात करेंगे 2 गुने में 3 गुने में 2, ठीक है, और गुने में एक बार और 2 लेना पड़ेगा, गुने में 10। एलसीएम मतलब कि हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इस दोनों से जब हम भाग देंगे तो कट करके एक नंबर मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 4 तिया 12, 12 और 10, तो 2 मिल गया आपको। अगर ये 2 यानी कि 2 दूना 4, 8 और 10, तो यहाँ 3 मिल गया। अब आपको क्या देखने को मिला कि ए पूरा काम को कितना देर में करता है, तो इतना 120 आवर में करता है, लेकिन उसका 1 आवर का इतना इफिशियंसी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ए प्लस में अगर बी दोनों से काम कराएंगे तो 1 आवर में दोनों मिलकर कितना 5 काम को कर देगा। हमारे पास टोटल काम कितना है, तो टोटल काम ये करना है, ठीक है। और 1 घंटा में कितना काम के कर दे रहा है, 5 काम को कर दे रहा है। तो हम इसमें 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इतना देर में वो टोटल काम कर देगा, क्योंकि इसका इफिशियंसी हो गया ये। क्योंकि आपको पता है क्या, वर्क इजकल टू में इफिशियंसी इनटू में टाइम होता है। अब दोनों का इफिशियंसी पता हो गया और वर्क भी पता हो गया, तो टाइम निकल जाएगा। इफिशियंसी कितना 5 हो गया और वर्क कितना, जो ये दिया हुआ है ये वर्क दिया हुआ है, ठीक है, यही तो है वर्क। तो इसमें हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा
ठीक है। तो अगर 2 आ गया तो कितना 8, ये पहले से था 16 और 16 ये कितना 48, मतलब ए प्लस में बी मिल करके कितना देर में कर सकता है 48 आवर में कर सकता है काम, ठीक है। अब ये 48 आवर में कर सकता है तो हमसे आवर नहीं पूछा हुआ है, क्या पूछा है कि डे। अगर ये 48 आवर में कर सकता है और सब दिन कितना 6 घंटा करता है तो इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 डे, मतलब अगर 6 घंटा काम करेगा तो 8 दिन लगेगा इसको काम के करने में, जो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो मतलब 48 घंटा में कर लेगा और 6 घंटा करना है तो 8 दिन इसको लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा है पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी के तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 20 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। यदि टैंक भरे गए हैं तो ये खाली मतलब रिसाव की वजह से कितने देर में खाली हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए समझिए हो जाएगा काम। देखिए ए जो है कितने देर में भर देता है 10 घंटे में, बी जो है कितने देर में भर देता है तो 40 घंटे में, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखिए ए 10 घंटे में और बी कितने 40 घंटे में भर देते हैं। लेकिन ये दोनों को जब एक साथ, यहाँ क्या लिखा है कि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को जब एक साथ खोल दिया जाता है तो उसके बाद क्या हुआ कि टंकी में देखा गया, जैसे कि ये तो इतना देर में भर देता है, ये भी इतना देर में भरता है। अगर हमें दोनों पाइप से सिर्फ टंकी को भरना रहता तो हम तो डायरेक्ट इसका एलसीएम लेते काम हो जाता। लेकिन देखा क्या गया कि अगर ये टंकी है तो इसमें एक छोटा सा छेद हो गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि टंकी को भरने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो अब आप पूछ क्या रहा है कि अगर टंकी भरा हुआ है तो ये रिसाव से कितने देर में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इधर देखिए पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर टंकी को कितने देर में भर सकते हैं, ठीक है। तो ए और प्लस में बी की अगर मैं बात करूँ तो ए बी अलग अलग है, तो ए बी को अलग अलग ले लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, ए कितने देर में 10 और बी 40। इसका अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ 4 और यहाँ क्या मिला 1। तो अब हम क्या देखें, ए प्लस में बी का 1 आवर का जो वर्क है वो कितना है 5 है और टोटल वर्क कितना है 40। तो ए प्लस बी का टाइम कितना लग जाएगा, अगर मैं इसका टाइम की बात करूँ तो 40/5, मतलब ये 8 आवर में दोनों मिलकर के टंकी को भर सकता था। लेकिन जब वो रिसाव हो गया तो टाइम लग गया कितना ज़्यादा, कितना लग गया, तो अब जो लग गया ए प्लस में बी को टाइम लग गया रिसाव के साथ कितना 8 प्लस में 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 9 घंटा 20 मिनट टाइम लग गया। आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि आपको अगर टाइम का रेशियो मैं बोलूँ, टाइम का रेशियो, ठीक है, किसका किसका, तो ए प्लस में बी का और उसके बाद जो रिसाव हो रहा है, जो एक नीचे की तरफ बह रहा है पानी उसका, तो किसका रिसाव का, रिसाव का टाइम का रेशियो। तो देखिए इसको क्या मतलब, इसको 1 घंटा 20 मिनट जो लगा वो किस वजह से लगा, पानी निकल रहा है इसी वजह से लगा। तो अगर मैं इसका बात करूं तो इसका 1 घंटा 20 मिनट का काम जो बढ़ गया वो रिसाव होने के, तो रिसाव कितना देर हुआ 9 घंटा 20 मिनट रिसाव हुआ। बातों को समझिए, देखिए क्योंकि टंकी शुरू से ही रिसाव हो रहा था, शुरू से ही पानी भर रहा था, अगर रिसाव नहीं होता तो 8 घंटा में भर लेता, लेकिन रिसाव हुआ तो इसको 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लगा ए प्लस बी को, और रिसाव 9 घंटा 20 मिनट तक हुआ, क्योंकि जितना देर में भरा उतना देर। तब इस दोनों को हम टाइम को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते, तो कितना 60 प्लस में 20 कितना 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मतलब ये 9 है तो इसमें 60 से गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 कितना 54 और प्लस में 20, तो इसको 80 रेशियो में आप क्या लिख सकते हैं 560 लिख दी, 0 से 0 कट गया और 8 × 7 = 56, एक रेशियो में कितना आपको मिला 7। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि अगर ए प्लस में बी का 1 आवर का जो काम है ये रिसाव के 7 आवर का काम है, ये टाइम का रेशियो है। मतलब अगर ये 1 मिनट में जितना पानी भर सकता है इतना रिसाव 7 मिनट में निकाल सकता है, लेकिन ये टंकी को कितना देर में भर रहा है, ये 1 घंटा में नहीं भर रहा है 8 में भर रहा है, ठीक है। तो ये 8 करने के लिए कितना 8 गुना करना पड़ेगा, तो ये भी कितना देर में खाली करेगा, तो इसमें भी रेशियो में 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 से कितना 56
आवर्स में। ये 1 में गुना करेंगे इस रेशियो में तो 8 से गुना करेंगे 1 में तो कितना 8 आवर ही आ गया, तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे इसके रेशियो में तो इसको 56 आवर लग जाएगा। इस क्वेश्चन को समझना यहीं पे था सिर्फ कि हमें इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टाइम का रेशियो पता कर लेना है। ये रेशियो अगर हमें पता हो गया बस हमारा काम वहीं पे सोल्व हो गया कि इसको अब हमें ए प्लस बी का पता है कितना देर में भरते हैं, तो जितना में इसमें रेशियो में जितना से गुना हो करके ये टाइम आएगा उतना ही से गुना इसके रेशियो में भी करना है और हमें टाइम मिल जाएगा। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें सही, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। 56 आवर लग जाएगा उसको रिसने में, मतलब जैसे कि पानी को बाहर निकालने में जो एक छोटा सा नल है, मतलब छोटा सा नल क्या जो मतलब टंकी में लीकेज हो गया उसके वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और मैं करके यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि पहले तो आपको बोर्ड मास यहाँ पे आना चाहिए अच्छे से, बोर्ड मास आपको आता होगा मैं इतना उम्मीद करता हूँ, जैसे कि BODMAS बोर्ड मास। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान क्या रखना होता है कि आपको अगर ऑफ मिल जाए कहीं भी क्वेश्चन में तो सबसे पहले इसका काम करना पड़ता है, क्योंकि लोग डिवीजन पर नज़र पड़ते हैं सीधे टूट पड़ते हैं कि सबसे पहले डिवीजन का काम करने लगते हैं और वहाँ अगर ऑफ दिया रहता है तो वो सारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो आप पहले छोटा वाला ब्रैकेट देखिए, 3.5 में से 1.5 जाएगा तो कितना हमें यहाँ 2 मिल गया। ठीक है, अब इस 2 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.6 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब ये 0.6 इस 7 में से घटा लेंगे तो हमें फाइनली ये मझला ब्रैकेट का जो है हमें कितना मिल गया, इसका पूरा ब्रैकेट का हमें वैल्यू मिल गया 6.4। अब इस 6.4 से इसमें गुना करना है, उसके बाद इस 3 में से घटाना है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब इधर कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि लिखने में आसान हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5.5 माइनस में 3 माइनस में कितना 0.125 इंटू में कितना 6.4। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखिए क्या मिल जाएगा आपको, नीचे में 1.25 है और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा और ये 1, 2 में से अगर 1 गया तो 1 और प्लस में ये हो जाएगा 3 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस में 1/4 तो 0.5 ये हो गया। तो इससे अगर ये घट जाएगा 0.25 घट जाएगा तो ये कितना, ये टोटल वैल्यू आपको 1 दे देगा, तो इसका तो कोई अब मतलब ही नहीं रहा, ये अब ऐसे ही हट गया। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, किसका, 5.5 माइनस में कितना 3 और माइनस में कितना 0.125 गुने में 6.4। अब ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 3.3 आता है जो किसके, इसके बीच में है, मतलब इसके बीच में है, 3.2 से लेकर के और 3.4 के बीच में इसका आंसर एग्जैक्ट आता है। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जब भी आपको ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक सिंपल सा आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या मतलब, ऐसे ही आपको दिख जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात जरूर हो रहा होगा इसमें जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, तो क्योंकि आपकी डिस्काउंट देते हैं किसको, कस्टमर को, तो मतलब आप कितना में खरीदे हैं उसका बात हो रहा होगा और कितना में बेच रहे हैं उसका बात हो रहा होगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस में क्या होता है कि 100 माइनस में जो भी आप डिस्काउंट परसेंट में दे रहे हैं उसको आपको घटा देना है, और सेलिंग प्राइस में क्या होता है कि 100 प्लस में जो भी आप प्रॉफिट परसेंट ले रहे हैं उसको जोड़ देना है। आपको ये अब कॉस्ट प्राइस दे देगा और ये सेलिंग प्राइस का रेशियो दे देगा। अब डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं, 20% का, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। और उसके बाद आप सेलिंग कितना पे कर रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा लेकर के, मतलब प्रॉफिट लेकर के, तो 120 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि इससे कितना प्रतिशत अधिक है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना प्रतिशत अधिक है, तो इससे कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा 40 अधिक है। किसके अकॉर्डिंग, 80 के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है कि माना कि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे जब 15, 20, 25, 30 और 40 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 11, 16, 21, 26 और 36 प्राप्त होता है। जब x को 15 + 20 + 25 + 30 + 40 के योग से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाया हुआ है क्या, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि x
मान लीजिए कोई न्यूनतम संख्या है, इसमें अगर हम 15 से विभाजित किए तो हमारे पास शेष कितना 11 बचा। जब इसी एक संख्या में हम कितना से 20 से विभाजित किए तो हमारे पास कितना शेष 16 बचा। इसी तरह से हम 25 से 30 से सबसे करेंगे तो हमें शेष बच रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे विभाजित करने के बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम जिससे विभाजित करते हैं मतलब जो हमारा भाजक है वो और शेष दोनों में हमारा डिफरेंट जो है सेम आ रहा है। यहाँ भी 4 का आ रहा है, यहाँ भी 4 का आ रहा है और आगे भी 4 का ही आएगा। तो जब इस तरह से कोई भी संख्या मतलब सेम डिफरेंट आता है जो भाजक है उससे और शेष फल में, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर दिया गया है जिससे हमें भाग देना है उस सब का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए आप कितना का, 15, 20, 25, 30 और क्या 40 है, 40। इसका आप एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम आप लीजिएगा, बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका एलसीएम आपको 600 आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम ना खराब हो जाए। 600 आया है। अब जो इसका एलसीएम आएगा उसमें से आपको किसको घटा देना है, तो ये जो कॉमन आ रहा था फैक्टर, सभी में बराबर फैक्टर आ रहा था कॉमन, इसको आपको घटा देना है 4 का। तो अब आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 500, कितना मिल गया, 596 मिल जाएगा, 596 मिल गया। अब आपको इसमें भाग देना है किससे, तो इस 15, 20, 25, 30 और ये 40 को जोड़ करके, तो इसको अगर जोड़िएगा तो ये दोनों कितना 40 हो गया, 40 और 20 60 और 30 90 और ये कितना 40 130 हो गया। तो अब आप इसमें 130 से भाग दीजिए, 130 से भाग दीजिएगा तो ये 4 मरतबे कटने के बाद आपको यहाँ पे कितना 76 जो है ये रिमाइंडर बच जाएगा आने के, जिसको आप शेष कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर आपको 3 जो है ये चीज़ बता रहा था। आप क्वेश्चन को आई होप कि समझ गए होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं कैलकुलेशन थोड़ा रहता है तो मैं इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि वो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि आपको मैं क्वेश्चन और कंसेप्ट दूँ, कैलकुलेशन तो एग्जाम में भी आप ही को करना है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको कंसेप्ट पता नहीं होगा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए दीर्घ विभाजन की विधि द्वारा दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक का निर्धारण करने में अंतिम भाजक क्रमशः 63 है और प्रारंभ से अंत तक का क्या दिया हुआ है, तो भागफल दिया हुआ है कितना, तो 1 3 1 5 दो संख्याओं का योग क्या है। देखिए सबसे पहले बात तो यहाँ आपको दो संख्या की बात चर्चा किया हुआ है, ठीक है। दो संख्या है, मान लीजिए वो कोई भी संख्या है, दो, मान लीजिए कि x और y कोई दो संख्या है। अब ये यहाँ जो दीर्घ विभाजन का जो विधि दिया हुआ है ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो आपको 4 भागफल दिया मतलब आपको 4 इक्वेशन लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखेगा, तो देखिए यहाँ पे हमें एडिशन ही पूछा है, जोड़ ही पूछा है, तो आप इसमें से किसी को भी बड़ा मान लीजिए किसी को छोटा मान लीजिए, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हमसे जोड़ पूछा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं क्या x बड़ा है किससे, y से, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेकर के इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या किए, आपको क्या पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ क्या शेष होता है, शेष। ये फार्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे हम भाज्य क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं क्योंकि x बड़ा है y से, तो हम x में भाग दे रहे हैं y से, तभी हमें कुछ शेषफल मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या मान ले कि आपको x इक्वल टू में y गुने में क्या जो इसका भागफल है, तो आपको पता क्या है भागफल क्या क्या आया है, तो भागफल आया है आपको 1 3 1 और 5, यही भागफल है। तो आपको यहाँ भागफल क्या दिखाई दिया, 1 दिखाई दिया और शेष आपको पता नहीं है इसका, ठीक है। तो शेष आप मान लीजिए a मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, इससे आगे वाला जब इक्वेशन लिखिएगा तो ये जो यहाँ पे भाजक जो था अब ये भाज्य बन जाता है, ठीक है। तो y इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, और ये शेष जो है ये भाज्य बन जाता है नेक्स्ट टर्म के लिए। तो a गुने में कितना, इसका भागफल आपको पता है दूसरे टर्म के लिए 3 है, ये 3 है इसका भागफल दूसरे टर्म के लिए। तो दूसरे टर्म के लिए हम यहाँ पे भागफल 3 से गुना करते हैं, प्लस में शेष इसका भी हमें पता नहीं तो हम b मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब नेक्स्ट टर्म हम चलेंगे तो अब ये फिर से हमें ये जो a है ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, इस भाज्य के बराबर हो जाएगा क्योंकि हम पीछे भी ऐसे ही लिए हैं। तो भाज्य a इक्वल टू कितना, भाज्य बराबर क्या, अब ये हो जाएगा फिर भाजक b, तो b गुने में कितना, भागफल इसका कितना दिया हुआ है 1, प्लस में क्या इसका भी आपको शेष नहीं पता है तो शेष क्या हो जाएगा c मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें फिर से भाज्य क्या मिला b, क्योंकि इसको हम भाज्य मानते हैं क्योंकि हमें तब तक सॉल्यूशन करना है, इक्वेशन लिखना है जब तक कि इसका चारों भागफल यूज ना हो जाए। तो अब यहाँ पे हम क्या देखें कि हमारा अब यहाँ पे भाजक क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो c गुने में कितना 5।
अब यहाँ पे आपको क्या दिखना है कि इसका रिमेंबर मतलब जो शेष है वो क्या होगा। तो जब सबसे लास्ट होता है वहाँ पे जो शेष होता है वो जीरो होता है। वहाँ पे शेष सबसे लास्ट इक्वेशन में शेष होता है जीरो होता है, मतलब पूर्ण विभाजित हो गया रहता है। तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, ये भाजक दिया हुआ है, सबसे लास्ट वाला भाजक। यहाँ पे देखिए ये भाजक आपको 63 दिया गया है। क्या बोला है, अंतिम भाजक, मतलब ये 63 दिया गया है आपको 63। अब आप इसमें गुना कर दीजिए, 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15 का 5, आपके हाथ में 1 बचा, और 6 पंजे 30 और 1 31। तो आपको बी यहाँ से निकल गया। इसी तरह से आपको और निकालना पड़ेगा। क्या क्या, तो बी निकल गया आपको यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, आप देखिए ध्यान से, आपके पास बी निकल गया। अब ए अगर निकालना हो तो क्या कीजिएगा, बी के जगह क्या डालिएगा, यहाँ पे 315 और प्लस में क्या, सी के जगह आपको पता है कितना 63, तो ये कितना हो जाएगा 378 हो जाएगा। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हमें y निकल जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ y को निकालिएगा तो आप यहाँ पे a के जगह क्या डालिएगा, तो a के जगह डालिएगा आप a निकाले हुए हैं, ये 378 है, तो ठीक है 378 गुने में क्या 3 प्लस में b निकाले हुए हैं। b कितना निकल के आया हुआ है, b आपको निकल के आया हुआ है ये b निकल के आया हुआ है कितना 315, तो 315 यही चीज़ है। लिख देता हूँ, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो y की वैल्यू अगर मैं इसको 3 से अगर गुना करूँगा 315 के जोड़ूँ तो ये कितना आ जाता है 1449 आ जाता है, ठीक है। अब हमें y का वैल्यू पता हो गया, तो अब हमें x का वैल्यू पता हो जाए, क्योंकि x यहाँ पे y का वैल्यू डाल देंगे और a का वैल्यू भी हमें पता है। तो हमें यहाँ से अब आप यहाँ y का भी वैल्यू डाल दीजिए और x का वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए तो x का आपका वैल्यू आ जाएगा 1827 आ जाएगा, ठीक है 1827 आ गया। अब आपको इसके दोनों का जोड़ पूछा हुआ है, तो x प्लस में y को अब आप इसको क्या कीजिए एडिशन कर लीजिए। जब x प्लस वाई को आप एडिशन कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 3276 आ जाएगा। जब इस दोनों को आप जोड़िएगा तो 3276 मतलब ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप आई थिंक कंसेप्ट समझ गए होइएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि देख लीजिए मैं एक बार और रफली जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सबसे पहले बात यहाँ जो ये मेन था, मेन क्या था कि दीर्घ विभाजन का जो विधि है वो ये कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, और ये जितना भी भागफल आपको दिया हुआ है उतना नंबर ऑफ आपको इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और आप इसमें से किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा मान सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे भागफल दिया हुआ है तो सबके साथ आप भागफल लिखते जाते हैं, जो भी टर्म दिया गया है उसको लिखते जाते हैं। आपको अंत में पता क्या चलता है कि जो अंतिम भागफल है उसके साथ क्या हो रहा है कि हमें जीरो, शेष जो है वो जीरो हो जाएगा। अब हमें अंतिम जो है ये भाजक दिया हुआ है, अब हमें यहाँ से इक्वेशन निकलना शुरू हो जाता है। तो सबसे लास्ट से शुरू होगा और सबसे फर्स्ट तक जाएगा। उसके बाद हमें जो कंडीशन दिया गया है, जो बोला गया है एडिशन करने के लिए, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, हमें निकल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक 90 लीटर के विलियन में अम्ल और जल का अनुपात है। तो अम्ल मतलब क्या एसिड, और जल मतलब वाटर का अनुपात कितना है, तो 2:1 है। अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 बनाना है। अब 1:2 के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले बात तो ये कितना है 3 है, और ये है 3 कितने के बराबर, तो 90 के बराबर है, मतलब कितना 30 गुना है। तो आपको क्या पता चल गया कि इसमें सॉल्यूशन में जो पहले का सॉल्यूशन है इसमें 60 लीटर एसिड है और वाटर कितना है, तो 30 लीटर है, ठीक है। अब एसिड में तो कोई भी चेंज ना करना है, सब वाटर में चेंज करना है। तो अब इसको तो सेम ही रखना है हमें, तो हमें सेम रखना है, मतलब ये 60 ही रहेगा। और इसका रेशियो क्या बनाना है 1:2, तो इधर हमें कितना 120 लिखना पड़ेगा। तो अब ये 1:2 दे दिया, ठीक है। तो हमें ये पहले पानी कितना था 30 लीटर था, अब कितना 120 लीटर, मतलब हमें 90 लीटर ऐड करना पड़ा। तो ऑप्शन जो है मैं दिखा देता हूँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा 90 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 2 गुना तेज है, मतलब उसका इफिशियंसी ज़्यादा है। ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ए 1 है तो इसका 2 है, 2 गुना तेज है। बी सी से 3 गुना तेज है। यहाँ अगर मैं सी की बात करूं तो 1/में ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इससे ही 3 गुना तेज है। बी जो है 3 गुना तेज है, इसको अगर 1/3 ले लेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, ये सभी मिलकर डी की सहायता से एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। डी की सहायता से 2 दिन में पूरा करते हैं, और अकेले डी को समान काम को पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। बी और सी काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। शेष काम को पूरा करने में ए द्वारा कितने दिन लगेगा। तो मैं आपको एकदम फास्ट और फोरियर की तरह समझा देता हूँ और समझ में भी आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात क्या कह रहा है कि ये कह रहा है
कि A रेशियो B रेशियो C का इफिशियंसी दिया है। इसमें आप क्या कीजिए, इस टर्म में आप 3 से गुना कर लीजिए ताकि नीचे वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको डायरेक्ट क्या मिल गया कि A का कितना मिल जाएगा 6, B का कितना मिल जाएगा 3 और C का कितना मिलेगा 1। सेटिस्फाइड कर, देखिए इसे ही 2 गुना है और इसे ही 3 गुना है, हो गया। अब यहाँ क्या करा है, A प्लस में B प्लस में C प्लस में D मिलकर किसी काम को कितना 2 दिन में करता है, और D अकेले कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी मान लेते, मान लिया 24 एक नंबर मान लिए, तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना 12 और इससे डिवाइड करेंगे तो 2। हमें अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि A प्लस B प्लस C प्लस D का इफिशियंसी कितना है, तो 12, और D का कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो अगर हम A प्लस में B प्लस में C का अगर बात करूँ तो कितना 12 माइनस 2, तो क्या हो गया 10 हो गया। आपको टोटल वर्क कितना है 24 है, ये है टोटल वर्क आपको। यहाँ हम A प्लस B प्लस C का क्यों निकाले, क्योंकि रेशियो उसी का दिया हुआ है। तो अगर हम इस तीनों A प्लस B प्लस C का रेशियो का फॉर्म का अगर ऐड करें तो यहाँ भी 10 आ रहा है और यहाँ भी 10 आ रहा है। इसके मतलब क्या हो गया कि A का इफिशियंसी कितना है 6, B का कितना हो गया 3 और C का कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, आपको इफिशियंसी पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि B, यहाँ देखिए B और C काम को शुरू करता है और 2 दिन तक करता है, तो B C का आपको इफिशियंसी यहाँ कितना देखने को मिला, 3 प्लस में 1 4, और कितना दिन काम करता है 2 दिन, तो ये कितना हो गया काम 8 काम को B प्लस में C कर दिया है। टोटल काम कितना है 24। तो अब काम रेस्ट कितना बच गया, रेस्ट काम की मैं बात करूं तो 24 माइनस 8 तो 16 बच गया। अब ये 16 काम किससे करवाना है, 16 काम किससे करवाना है, तो 16 काम अब A से करवाना है, A से करवाना है। तो अब देखिए, अब टाइम की बात मैं करूँ A का तो कितना लग जाएगा, इसको काम कितना करना है 16 बटे में इसका इफिशियंसी कितना है 6। तो अब हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 6 दूना 12 और 4 बटा में 6, तो इसको आप लिख सकते 2 और 2 बटा में 3 आवर्स। तो A को इतना देर लग जाएगा, ठीक है, B और C के काम करके जाने के बाद। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए होइएगा, चलिए आगे चलते हैं। मैं इसका PDF दे दूंगा, जो अभी क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम होता है वो आप एकदम आसानी से देख लीजिएगा, मैं PDF दे दूंगा सारा सॉल्यूशन के साथ, जैसे सॉल्यूशन अभी दिखा रहा हूँ ऐसे ही दूंगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 10% ऊपर अपनी वस्तु को अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 40% वस्तुओं को बेचता है और शेष वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि बताइए। देखिए पहले बात क्या है, हम मान लेते हैं कि उसका पहले मूल्य कितना था 100 था, तो बाद में कितना 10% बढ़ा लिया, मतलब 110 कर लिया मूल्य, ठीक है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि उसके पास कितना वस्तु था 10 वस्तु था। आप कुछ भी वस्तु मान सकते हैं, 10 20 30 40 कुछ भी मान लीजिएगा चलेगा, 100 भी मान लीजिएगा चलेगा, लेकिन हम 10 माने ताकि एक छोटा अमाउंट रहेगा, कैलकुलेशन में हमें आसान होगा। 10 वस्तु है तो क्या कह रहा है, जितना भी उसके वस्तु था उसका 40% वस्तु को इस रेट पर बेच दिया। 40% मतलब क्या, 10 में से 40% मतलब 4 वस्तु को इस रेट पर बेच दिया। तो उसके पास पैसा कितना आ गया, तो उसके पास पैसा आ जाएगा 440 इतना आ जाएगा। अब उसके पास वस्तु कितना बच गया, 6 वस्तु बच गया, जिसको क्या कर रहा है 20% की छूट पर बेच रहा है। तो इसका दाम कितना रख लिया था 110। अब 20% की छूट करेगा मतलब 110 का 20% 22 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 110 गुने में कितना 20 बटा में 100, तो इससे ही कट जाएगा तो कितना बचेगा 22। तो आप इसमें से 22 घटा लीजिए, तो 22 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 88। अब ये 88 गुने कितना आपके पास, इसके पास 6 वस्तु और बचा है, 6 वस्तु को बेचेगा तो कितना 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 6 48 8 6 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। अब इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 6 और ये कितना हो जाएगा 9, मतलब उसको कितना पैसा मिला 968। जबकि उसका वस्तु जो 10 वस्तु था 100 रुपया पहले का मूल्य था, तो 10 गुने 100 तो कितना हो जाता 1000 का इसका ये वस्तु था, 1000 की वस्तु था। अब हुआ क्या कि ये बेच लिया कितने में 968 में बेच लिया, तो मतलब कितना कम में बेचा, 1000 का था और 968 में, तो मतलब 32 रुपया इसको घाटा लगा कितना पे 1000 पे। परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुना कर देते हैं, कट कर दीजिए, तो 3.2% का क्या हुआ इसको लॉस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 पुरुषों के एक समूह से यदि 28 वर्ष और 32 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिला द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिनमें दोनों समान आयु के हैं, परिणाम स्वरूप समूह की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। इन महिलाओं की आयु क्या है। देखिए सबसे पहले बात कि 12 क्या है आपके पास यहाँ पे मेल है,
ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है, 2 लोग जा रहे हैं, और जो 2 लोग जा रहे हैं वो कितने केजी के जा रहे हैं, तो 28 और 32, तो मतलब 60 केजी के लोग जा रहे हैं। और इसके जगह पे 2 फीमेल आ भी रही है इसमें, तो लोग तो बाढ़ ही रह गए अभी भी। और इसके वजह से हो क्या रहा है, सबका 1-1 केजी वजन कम जा रहा है, यही बोला है। सबका आयु में 1-1 वर्ष कम हो जा रहा है, मतलब 1-1 वर्ष कम हो जा रहा है आयु में। सॉरी, यहाँ केजी बोला गया, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को कंसेप्ट समझिए। तो 1-1 वर्ष कम हो जा रहा है, मतलब 12 वर्ष कम हो गया। तो 12 इस 60, मतलब 60 गया था, अब जो आया तो 12 वर्ष कम आया, मतलब जो एवरेज वही दिखा रहा है, 1-1 वर्ष सबका कम हुआ, मतलब 12 कम हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 48 वर्ष बचा। अब ये 48 वर्ष यहाँ पे किसके वजह से बढ़ा है, 2 महिला आई है जिसकी वजह से। तो 2 महिला का उम्र है 48, तो एक महिला का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 ईयर हो जाएगा। तो एक महिला जो थी वो कितने वर्ष की थी, तो 24 वर्ष की आयु की आई है, मतलब दोनों आई है तो उनका 48 हो गया उम्र, लेकिन जो एक आई है तो मतलब जो 1-1 का हो जाएगा इंडिविजुअल, तो कितना 24 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है समान त्रिभुज वाले एक भुजाकार खेत का क्षेत्रफल एक अन्य त्रिभुजाकार पार्क जिसकी भुजा 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर के क्षेत्रफल के 3√5 गुना के बराबर हैं, 105 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान के चारों ओर बार लगाने की लागत क्या लगेगा। तो सबसे पहले बात आपको क्या करना है, जो खेत में जिसमें लगाना है ये तार, जो भी मतलब आपको साइड से घेरना है, ये समान सबका भुजा है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बात आपको समझ में आ गया, मतलब ये भी ये है, ये भी ये है और ये भी ये है। लेकिन जो इसका जो एरिया है वो किसके एरिया के बराबर है, तो एक मतलब जो त्रिभुज है उसका एक साइड 50 है, दूसरा कितना है 80 है, और तीसरा कितना है तो 120 है, इस टाइप के है। तो ये अब इसका एरिया हमें पहले निकालना पड़ेगा। अब इसकी एरिया निकाल करके इसमें इतना से गुना करेंगे तब जा करके हमें इसका एरिया आएगा। तो जैसे कि आप मान लेते हैं इसका एरिया कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसका एरिया हमें स्मॉल ए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3√5 और स्मॉल ए। तो पहले तो हमें स्मॉल ए निकालना पड़ेगा इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है हीरो का फॉर्मूला, तो उससे पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए। तो पहले तो आपको एस पता होना चाहिए, जो इसका पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। तो ये कैसे निकालिएगा, तो 50 80, 50 को प्लस में 80, 50 प्लस में 80 प्लस में कितना 120 को ऐड कीजिए और उसमें 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना 250 हो जाएगा। 250/2 मतलब 125 हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसका एरिया के लिए आपको फार्मूला जो होता है इसका क्या होता है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, देख लीजिए। एस इंटू में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है, जैसे कि ये हो गया, ये ए बी सी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब ए इक्वल टू में इसका एरिया निकालिए। तो जब इसका एरिया निकालिएगा, इसको एक्चुअली हम स्मॉल ए मान लिए थे, तो स्मॉल ए से ही दिखा लीजिए, ऐसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए। तो 125 हो गया। अब 125 में से यहाँ 50 घटाएंगे तो यहाँ कितना 75 मिल जाएगा। अब 125 में से ये कितना 80 घटाएंगे, तो 80 घटाएंगे तो आपके पास कितना 45 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 125 में से 120 घटाएंगे तो कितना 5 मिल जाएगा। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, आप समझने की कोशिश किए, तो एरिया यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 125 मिल जाएगा यहाँ से। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 25 मिलेगा यहाँ से। और अगर इसको मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये देखिए, ये मतलब अगर इससे इसमें गुना करूँ तो 625 हो जाएगा। तो 625 के बदले यहाँ से हमें 25 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है 75 है, तो और इसमें और यहाँ पे क्या है 45 है। अगर इसमें से मैं एक 5 निकाल लूँ तो 25, और यहाँ से हमें क्या 3 मिल गया, और एक यहाँ से 3 मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल गया। अब हमें रूट के अंदर क्या बच गया 15 बच गया। तो यहाँ से यहाँ पे कितना मिल गया हमें, ये इसी टर्म में हम अभी इसको रहने देते हैं। इसको टोटल एरिया की बात, अब हम इसका एरिया की बात करें, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अगर हम इसका साइड ए न मान करके एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, एक्स मान लिए, तो √3/4 और एक्स का होल स्क्वायर यही हो जाएगा। अब हमें इस एरिया में जो इसका एरिया निकला है, ये जो हमें ट्रायंगल दिया था इसका, इसमें हम गुना करेंगे किसको 3√5 से, तो हमें इसके बराबर करना है। तो हम यहाँ पे गुना कर देते, क्या 3√5 गुने में कितना, ये कर लेते 25 गुने में 15 और गुने में कितना रूट के अंदर 15। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आपको √3 है और यहाँ 15 है, मतलब एगो 5 भी आएगा √, एगो 3 भी आएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ √5 है और यहाँ भी √5 आएगा, मतलब हमें ये 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ से x अगर इसको √, करके निकालेंगे तो हमें यहाँ से x डायरेक्ट कितना आ जाएगा कि 150 आ जाएगा, ठीक है।
x डायरेक्ट यहाँ से हमें 150 आ जाएगा। अगर आपको एक साइड पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का 150 है तो तीनों साइड कितना हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर की अगर बात कीजिएगा, परिधि का पेरीमीटर, तो मतलब 150 गुने 3 तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अब ये 450 क्या आ गया, इसका साइड आ गया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो इसका खर्च लग रहा है 105 रुपया प्रति मीटर लग रहा है, तो इससे इसमें गुना करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम गुना कर देते हैं। देखिए, तो जब हम इसको मतलब गुना करेंगे तो पूरा खर्च की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 450 गुने में 105, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 47,250, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आपको इसमें बस समझने का मेन मतलब क्या था कि आपको ये समझना था कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है इसका एरिया जो है किसके एरिया के बराबर है, तो ये एगो जो हीरो के सूत्र पर जो एक फार्मूला पे बनने वाला एरिया निकलने वाला है उसके एरिया निकाल के आपको इतना से गुना कर लेना था, फिर इसके एरिया के बराबर कर देना था, और उसके एरिया के बराबर करने से उसका एक साइड आ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड, और एक साइड आने के बाद आप 3 से गुना कर दीजिए, तीनों साइड आ जाएगा, और उसके बाद इसमें जो पैसा है उसे गुना कर दीजिए तो टोटल निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस रेशियो के फॉर्म में आपको दिया हुआ है इतना। अब यहाँ पे आप इसको जल्दी से इस रेशियो को निकाल लीजिए। देखिए क्या है कि आप यहाँ पे 2x प्लस में 3y इजिकल टू बटे में क्या है कि 3x प्लस में 5y इजिकल टू में 18 बाई कितना 29। अब इसे गुना कर दीजिए, तो 29 से गुना कीजिएगा तो 58x प्लस में कितना 30 या 90 तो 87 हो जाएगा। ये 87y इजिकल टू में कितना 18 3 54x और प्लस में कितना हो जाएगा 18 5 90y। अगर इधर इसको लेके आइएगा x का तो कितना हो जाएगा 4, ये 54 है ना, ठीक है, 4x इजिकल टू कितना, इस अगर इसको इधर ले जाइएगा तो आपको कितना होगा 3y, तो x बटा में y इजिकल टू में कितना हो जाएगा 3 बटे में 4। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है किसमें, इसमें। तो अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए x का वैल्यू यहाँ रेशियो के टर्म में कितना है 3, और दोनों नीचे ऊपर दोनों में डिग्री सेम है। अगर डिग्री सेम रहता है तभी हम ये रेशियो वाला वैल्यू पुट करते हैं, ये भी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना 9 और ये 4 पहले से, तो 9 चौक कितना 36 प्लस में ये y मतलब y का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 चौक 16 और 16 गुने 3 तो ये हो जाएगा अपना 36 और 16 गुना 3 तो 16 तिया कितना 48। ठीक है, अब ये 36 है। ठीक है, अब नीचे वाले में देख लीजिए, नीचे वाले में क्या है 3x स्क्वायर, तो x का कितना है 3 है, तो 9 तिया कितना 27 और माइनस में कितना y स्क्वायर यानी कि 16। अब आप इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, जब इसका कैलकुलेशन देखिएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में जब देखिएगा तो कितना, इसको जोड़ दीजिए तो 8 से 14 के 4 आपके पास 1 बच गया, और ये कितना 4 3 7 और 1 8 तो 84। अब ये देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखिएगा तो आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा है डी में। ठीक है, 84 रेशियो 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे जो बोर्ड मास आएगा इसमें आपको ऑफ साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑफ साइन का देखिए हम पहले इसमें क्या करते हैं कि एक एक साइड का कैलकुलेशन पहले इसका कर लेते हैं, इस पार्ट का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट का कर लेंगे ताकि आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले हम पहला पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला पार्ट का कैलकुलेशन कैसे लिखिएगा, तो पहले तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए कि 2 तिया कितना 6 और 1 7 बटा कितना हो जाएगा 3 और गुने में कितना हो जाएगा, तो 3 बटा में दिया है आपको कितना 14। उसके बाद आपको क्या दिया है ऑफ का साइन है, तो ऑफ का साइन गुना में ही तो ये चल जाएगा 5 दूना 10 और 1 11 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 बटा 2। उसके बाद भाग का साइन है, भाग है तो मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना 16 दूना 32 एक 33 बटा 2 होता, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं 33 बटा 2 होता, तो 2 बटा हम 33 लिख लेते हैं ताकि भाग का साइन खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे देखिए, नीचे क्या है फिर से यहाँ पे 16 दूना 32 और एक 33 बटा में कितना 33 बटा में 2, और यहाँ भाग है फिर से इसको हम उल्टा कर लेंगे 5 दूना 10 एक 11 बटा 2 होता, तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं 2 बटा में 11 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस में ऑफ का साइन है तो गुना हो जाएगा, कोई बात नहीं। 3 बटा में कितना 14 गुने में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और एक 7 बटा में 3 तो 7 बटा में 3। अब जो कटता है उसको पहले काट दीजिए। तो देखिए आप अगर ऊपर में देखिएगा तो यहाँ एगो 7 है और यहाँ एगो 2 है, तो किससे 14 से कट जाएगा। ठीक है, ये 3 इससे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 11 इससे कट जाएगा 3 से, तो आपको ऊपर में क्या मिला 1 बटा में 6 मिल गया। अब नीचे में देखिए ये इससे कट गया। ठीक है, उसके बाद ये 33 इससे कट जाएगा, यहाँ आपको 3 मिला और यहाँ ये 3 इससे कट जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बचा 1 बटा 2। तो आप यहाँ पे
3, ये नीचे वाले टर्म की अगर बात करूँ तो 3 माइनस 1/2, तो 3 6 1 5 बटा में कितना बचा 2, और ऊपर वाले में कितना था इतना। तो इस पूरे टर्म की अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो 1/6 गुने में कितना 2/5, तो कितना हो जाएगा 1/15, ये निकल गया आपको। अब आप इस टर्म का भी सॉल्यूशन कर लीजिए। जब इस टर्म का सॉल्यूशन कीजिएगा, एक्चुअली इधर मैं हाथ से लिखता हूँ, पेन टैब पे जो है ना, पेन सिर्फ आधे मोबाइल में ही चलता है, पूरा में नहीं चलता, इसलिए मैं उधर नहीं लिखता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, जब ऊपर वाले के कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको 1/2 माइनस 1/4 करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही लगा देता हूँ, ठीक है। 1/2 माइनस में 1/4 करना है, तो ये कितना 1/4 आ जाएगा, 1/4। और इसके नीचे में क्या है, तो ऑफ का साइन है, तो ये भी गुना हो जाएगा 1/4 और प्लस में 1/2, तो कितना यहाँ पे आपको क्या दे देगा 3/4, तो यहाँ भी आ गया 3/4, तो इसको उल्टा दीजिए, कितना 4/3 हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, तो जब ये 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट वेट, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है, मतलब 1/4 और 1/2, तो 3/, ठीक है 3/4 हो गया। तो ये कितना था पहले से, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे ये था 1/4 और अब हो जाएगा 4/3, तो इससे ये कट गया, 3 बचा। यहाँ पे क्या बचा 1/3 बचा। तो ये किसके लिए सॉल्यूशन है, दूसरा पार्ट के लिए। तो हमें पहला पार्ट के लिए था, दूसरा पार्ट के लिए हो गया। तो अब हमें क्या करना है, पहला पार्ट में दूसरा पार्ट से भाग देना था। तो पहला पार्ट क्या है 1/15 और दूसरा पार्ट जिससे भाग देना है 1/3, तो ये उलट जाएगा, तो यानी कि 1/15 गुने में कितना 3, तो 1/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, हालांकि जो मैं PDF दूंगा उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री प्रत्येक सप्ताह 20% बढ़ जाती है यदि चौथे सप्ताह और दूसरे सप्ताह की बेची गई मात्रा के बीच का अंतर, अच्छा दूसरे और चौथे सप्ताह के बीच के जो बेचा गया है उसके मात्रा का अंतर 792 है, तो तीसरे सप्ताह के लिए बेची गई मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। पहली बात को 4 को सप्ताह दिया है आपको, 1 2 3 और 4 को सप्ताह दिया हुआ है। पहला सप्ताह मान लेते x, तो दूसरा सप्ताह में क्या होगा 20% बढ़ गया, तो 1.2x हो जाएगा। तीसरे सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो क्या इसमें फिर से 1.2 से गुना हो जाएगा, तो 1.2 का आप होल स्क्वायर आप मान लीजिए, गुना मत करने बैठिएगा, ठीक है x। और यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो 1.2 का क्यूब इंटू में x हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब है, अलग है ये टर्म, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको इसका और इसका डिफरेंट दिया है और ये पूछा है, तो मतलब बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। पहले तो आप इसका डिफरेंट दिया हुआ है तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, तो x और 1.2 आप कॉमन ले लीजिए। देखिए जब इसमें से और इसमें से आप देखिएगा तो x और 1.2 दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा 1.2 का होल स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, तो 792 दिया हुआ है। अब जब यहाँ से आप x निकालिएगा तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा 792 बटा में कितना 1.2 और ये कितना 12 बढ़ी है, मतलब 144, मतलब 1.44 हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो कितना 0.44 हो जाएगा। जब आप इसको अगर कट कीजिएगा, इसको जब आप कट कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1500 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू आपसे नहीं पूछा है, तो पूछा किसका है, थर्ड वीक का, मतलब ये पूछा है थर्ड वीक का कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे जो थर्ड वीक का हो जाएगा, अगर मैं थर्ड वीक का बात करूँ तो कितना हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर इंटू में कितना 1500, इसको आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2160 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कंसेप्ट यही था इसका, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों में कितना हो जाता है 73,205 रुपये हो जाती है। समान अवधि और समान दर पर उस राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। साधारण ब्याज आपको पूछा है, लेकिन ये जो दिया हुआ है ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिया हुआ है। तो पहले तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं मूलधन निकालने के लिए यहाँ बता देता हूँ। देखिए 10% के बाद क्या है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10 रुपया के ऊपर एक रुपया अगर ब्याज आता है उसी को बोलते क्या 10%। अगर 10 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ 1/10 का, तो क्या 10 रेशियो में 11 हो जाएगा। पहले वर्ष में अगर 10 रुपया मूलधन होता तो 11 हो जाता। इसी तरह से दूसरे वर्ष में 10 का कितना बन जाएगा 11, तीसरे वर्ष में 10 का 11, चौथे वर्ष में भी 10 का
11। देखिए अब ये मेथड से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा इजी है इसका कैलकुलेशन। बाकी एक्स वाई से भी हो सकता है, फार्मूला से भी हो सकता है, उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जब इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका करूँगा तो ये तो सबको पता रहता है कितना, 11 का क्यूब क्या, तो 11 का क्यूब 1331 होता है। और एक और 11 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1331, यही आएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 146, यहाँ पे कितना 41, तो यहाँ पे क्या आ गया 14,641 आ गया। अगर हम 10,000 रुपया लिए रहते तो 4 साल में कितना हो जाता, 14,641 हो जाता। लेकिन ये इतना नहीं है, ये दिया कितना है 73,205 हो जाता है। मतलब कितना गुना, 5 गुना। तो ये भी आपको कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000 हो गया, ठीक है। तो ये 50,000 मूलधन हो गया। अब इस 50,000 मूलधन पे ही आपसे ब्याज साधारण पूछा है, कितना 10% के हिसाब से। तो साधारण ब्याज में सब साल में सेम प्रतिशत रहता है, तो मतलब 10 10 10 10, तो मतलब 40% हो जाएगा। तो इसी 50,000 का आपको 40% बताना है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, 40 बटा में कितना 100, तो इसको आप कट कर दीजिए। जब कट कीजिएगा तो 4 पंचे 20, और ये कितना 3 गो 0, तो आपको कितना 20,000 हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा था, इससे इसलिए बताया हूँ ताकि ये कैलकुलेशन यहाँ पे आसान था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि यदि 5 को अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है। मान लीजिए कि अंश और हर, आप सबसे पहले मान लीजिए कि x बटा में कितना y है, ये अंश है और ये हर है। इसमें दोनों में 5 का जोड़ दिया जाता है, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ, तो ये भिन्न क्या बन जाता है कि 7/8 बन जाता है। आगे क्या बोलना है पढ़िए। लेकिन जब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना 6/7 हो जाता है। जब x/y दोनों में क्या करते हैं 3 जोड़ दिया जाता है, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ, तब अब क्या बन जा रहा है 6/7 बन जा रहा है। तो देखिए पहले बात आपका 2 गो इक्वेशन यहाँ आ जाएगा, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बार ये जरूर सोचना चाहिए। और पूछा क्या है, दोनों का आपका एडिशन पूछा है, मतलब क्या आपको x प्लस में y पूछा है। x प्लस में y इजकल टू में क्या होगा। तो सबसे पहले बात आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे थोड़ा सोचिए। देखिए जैसे कि यहाँ क्या वैल्यू डाल लेता है कि 5 के साथ जोड़ने पर ये 7 आ जाए। तो एगो वैल्यू तो ये है कि आप 2 डालिए, और यहाँ पे कितना 8 लाना है तो यहाँ 3 डालिए, ठीक है। तो इससे तो ये तो सेटिस्फाइड कर जा रहा है। ये कर रहा है क्या, देखिए तो यहाँ 2 डालिएगा तो 3 2 6 नहीं हो रहा है। अगला आप कोई वैल्यू ट्राई कीजिए, जैसे इससे आगे वाला जस्ट, तो यहाँ 5 था, हाँ तो हमें यहाँ आगे क्या ले, इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू ताकि ये 7 के फॉर्मेट में हो, 7 के गुणज हो। तो 7 में अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा 14 हो जाएगा। तो 5 के साथ क्या जोड़े दूसरा, तो x का वैल्यू अगर हम 9 लेते हैं तो ये 14 बन गया। और यहाँ पे भी अब यह 14 बन गया ऊपर में, तो हमें 2 से काटना भी तो नीचे वाला का पड़ेगा। तो इसको हमें क्या 16 बनाना है। तो इसको 16 बनाने के लिए हम y का वैल्यू क्या ले, 11 अगर लेते हैं तो ये 16 बन गया। तो फिर से 7/8 आ गया। तो हमें ये वैल्यू तो नहीं लेना है पहला वाला, दूसरा वाला। इसलिए यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे जब ट्राई करेंगे तो यहाँ पे अगर 9 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 9 3 12, तो ठीक है यहाँ 12 तो 6 का मल्टीप्लिकेशन ही है। यहाँ अगर 11 डालेंगे तो 11 3 कितना 14, तो मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया क्या, 11 और 9 और 11 इसका वैल्यू होगा। आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 20 आ गया। ऐसे आप इक्वेशन को दोनों को सोल्व करके भी कर सकते हैं। तो मैं बता दिया ये ईजी भी है, ठीक है। तो आपका 20 हो जाएगा आंसर। देख लीजिए ये कहाँ पे है, ठीक है, ऑप्शन में है ना, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि रघु अपनी समान गति के 3/4 से चलकर अपने कार्यालय में 45 मिनट देरी से पहुंचते हैं। कार्यालय तक दूरी तय करने के लिए उसका सामान्य समय क्या था। तो देखिए सबसे पहले बात ये क्या कर रहा है, गति चाल की बात कर रहा है, स्पीड की। क्या कि मतलब पहले 4 था तो अब क्या 3 स्पीड कर लिया, ठीक है। तो उसके वजह से इसको लेट हो गया। स्वाभाविक है कि जब स्पीड को मतलब कम कर लिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेट होगा ही। तो टाइम का रेशियो देखे तो क्या हो जाएगा कि 3:4 हो जाएगा। पहले 3 घंटा लगता था, अब 4 घंटा लगने लगा। या मिनट में होगा तो मिनट में लगने लगेगा, जो भी होगा यहाँ रेशियो है। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 1 एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 45, यही बोल रहा है 45 बोल रहा है। तो आपको अब सब जो भी डाटा पूछा है उसमें 45 से गुना कर दीजिए, हो गया। तो इसका एक्चुअल टाइम मतलब पहले का टाइम क्या था, ये 3 था, लेकिन ये 3 नहीं होकर के 45 से गुना हो जाएगा। तो 45 ये कितना हो जाएगा 135। ये कितने घंटे के बराबर हो गया, तो 2 घंटा और कितना 15 मिनट, ठीक है। 2 घंटा
7×2 120 और 15, 2 घंटा 15 मिनट। तो देख लीजिए 2 घंटा, यही तो है 2 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पीड का दिया था रेशियो, हम इसे टाइम का रेशियो निकाल दिए, टाइम के रेशियो निकाले तो हमें यहाँ एक का डिफरेंट दिखा, लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे 45 का, तो हम इसको 45 बनाने के लिए क्या किए, 45 से गुना कर दिए, जो भी डाटा पूछे। अगर इसका पहले का स्पीड पूछा रहता तो यहाँ 45 से गुना कर देते 4 में, ये हो जाता। पहले का टाइम मतलब अभी का स्पीड पूछता तो इसमें गुना कर देते, अभी का मतलब पहले का टाइम पूछा तो इसमें कर दिए, अभी का टाइम पूछता तो इसमें कर देते गुना, तो हो जाता काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है कि 3 संख्याएं हैं, जब तीसरी संख्या में किन्हीं 2 का औसत जोड़ते हैं तो परिणाम इतना आता है। परिणाम इतना, इतना और इतना आता है। ये 3 संख्या मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं, 3 को संख्या क्या क्या मान ले, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई या ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी 3 को संख्या मान लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या में 2 का एवरेज जोड़ते हैं तो इतना आ जाता है। तो पहली संख्या ए ले लिए और दोनों का एवरेज मतलब बी प्लस में सी को एवरेज कर दिए, तो जोड़े तो हमारा पहला इक्वेशन क्या आ गया, पहला जो है 104 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम b प्लस में अब 2 को जो बचा उसका फिर एवरेज लीजिए, तो a प्लस में c का जब हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास कितना 111 बचा। अब हम उसी तरह से c को छोड़ दिए और a प्लस में b का एवरेज ले लिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना मिल गया, 115 मिल गया। यही बात कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए ये पूछ क्या रहा है, तो तीन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले तो आप ए बी सी निकालिए। अब देखिए इस तीनों को आप जोड़िए, जब तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए जब ये इससे इसमें गुना हो जाएगा और ये जाकर भी इधर गुना होगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा, ये जाकर भी, तो आपको यहाँ से 2 गो ए यहाँ से मिला, एगो यहाँ से मिलेगा, एगो यहाँ से, तो मतलब 4 ए प्लस में 4 गो बी भी मिलेगा, प्लस में 4 गो सी भी मिलेगा। और इक्वल टू में क्या, ये पहले सबका एडिशन कर लीजिए। सबका एडिशन कितना 300, तो ऐसे ही आपको दिख रहा है, 11 यहाँ, 4 यहाँ, 15 और 15 30, तो 330 दिख रहा है। और यहाँ से जो 2 सबके नीचे आता है ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब इस 4 से क्या हो गया, 2 कट गया और 2 नीचे आ गया। तो आप क्या देखिए, ए प्लस में बी प्लस में सी का जोड़ कितना आ गया, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 300, यहाँ पे 165 आ गया। तो अगर इसका एवरेज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, मतलब यहाँ हमको 3 से गुना भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा था, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए कि रेखा ने 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 24,000 रुपये की राशि ऋण ली। चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है। पहले वर्ष के अंत में वह कितना 6880 रुपये की राशि का भुगतान करती है और दूसरे वर्ष के अंत में 5400 रुपये का तो भुगतान करती है। तो राशि, तो ऋण चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने राशि भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए पहले बात है कि वार्षिक में यहाँ पे जो वर्षे जो पैसा दे रहा है, तो देने के बाद जो पैसा बचेगा उसी पैसा पे ब्याज चलेगा। इस बात यहाँ कंसेप्ट ये बात है। देखिए पहली बात क्या है कि 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 24,000 रुपये की बात कर रहा है। तो देखिए 24,000 गुने में कितना 12 बटा में कितना 100। अगर आप इसको कट करते हैं तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, जब आप इसको यहाँ पे कट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपको कट करने के बाद, तो 2880 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया 2880। आपका ये कितना था, मूलधन कितना था 24,000, तो 24,000, ठीक है, यहाँ पे देखिए 24,000 और कितना 2880 की बात अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 0886 और ये 2, मतलब 26,880 हो गया। जिसमें से क्या कर रहे हैं कि मतलब 6,880 चुका दे रहा है पहला वर्ष में, तो 6,000 इसमें से 6,880 अगर दे देगा तो कितना बचेगा 20,000 बच गया इसके पास। ठीक है, अब 20,000 रुपये के ऊपर फिर से 12% ब्याज चलेगा, तो 20,000 गुने में 12 बटे में 100। ये दूसरे साल के लिए, ये पहले साल के लिए कंडीशन था सब कुछ, तो यहाँ पे अब दूसरे साल में इसके पास इतना चीज बच गया। अब इसका 12% ब्याज चलेगा तो ये कट गया, तो 12 में कितना 24। अब इसके पास यहाँ कितना आ गया 2400 ब्याज आ गया, और 20,000 पहले से था, तो मतलब 2 साल के अंत में कितना हो गया, तो मतलब 22,400 2 साल के अंत में ये बच गया। ठीक है, अब आगे थोड़ा देखते हैं सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसमें से ये 5400 रुपया रिटर्न कर दे रहे हैं दूसरे साल के लास्ट में। ये क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना बच गया 17,000 रुपया बच गया। अब इस तीसरे साल में अब क्या होगा कि इस 17,000 रुपये के ऊपर ब्याज चलेगा, तो अब 17,000, ठीक है, 17,000 गुने में कितना, तो 12 बटा में 100। अगर आप इसको कट कीजिएगा
तो यहाँ पे जो आपके पास निकल करके आ जाएगा कि डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो ये 2040 आएगा निकल करके। तो 2040 से क्या आ गया, तीसरे साल के मतलब लास्ट में ब्याज आ गया इतना 2040, और उसको मूलधन कितना था दूसरे साल के बाद मतलब तीसरे साल के लिए, तो 17,000। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, तो 17,000 और 2040 मतलब 19,040 आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे है कि 19,040 लास्ट में उसको देना पड़ेगा, वो 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रेल गाड़ी का तो क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि रेलवे का परीक्षा है तो उसी से रिलेटेड है परीक्षा। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाते हैं। एक खंभे को मतलब खंभा को पार करता है, मतलब रेलगाड़ी सिर्फ अपना लेंथ को पार कर रहा है, क्योंकि खंभा का लेंथ कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आपको पता है क्या, V इजिकल टू में D/T होता है हमेशा सही। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि रेलगाड़ी का मतलब जो स्पीड है वो V है, तो इसका लेंथ जो रेलगाड़ी का L मान लीजिए, और टाइम कितना लग रहा है 15 सेकंड। इक्वेशन आपको ये हो गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, जब इसका V तो अभी भी सेम है, लेकिन ये 350 मीटर जो प्लेटफॉर्म का पार करता है अपना लेंथ का, तो अब कितना 40 लग जाता है सेकंड। तो ये भी तो दोनों तो स्पीड सेम है, मतलब LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। अब इसका बराबर आप कर दीजिए डायरेक्ट। इसको जब आप बराबर कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब इसको बराबर कर दीजिए तब क्या देखिएगा, L बटा में कितना 15 इजिकल टू में कितना 350 प्लस में L बटा में कितना 40। अब ये कितना हो जाएगा 40 L, मतलब अगर गुना करते तो ठीक है ना, तो डायरेक्ट कट भी जाता। तो 40 L इजिकल टू में कितना 15 L, और प्लस में यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस में 350 गुने में कितना 15। अब इसको इधर ले आइए तो कितना बच जाएगा, अगर इसको इधर ले आइए तो 25 बच जाएगा। तो L इजिकल टू डायरेक्ट अब क्या लिखिए 350 गुने में कितना 15 बटा में कितना 25। अब यहाँ 5 से 3 और 5 से कितना 5, अब ये 5 से काटिएगा इसको तो 2, तो 70 गुने में 3, तो कितना हो जाएगा 210 मीटर। किसका लेंथ है, तो ये ट्रेन का लेंथ है 210 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन यही है। 3 व्यक्ति A, B और C अपने वेतन का 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं, और उनके वेतन का योग कितना है 72,000 रुपये है, और उनकी बचत इतना है का अनुपात है। तो A का वेतन पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए A, B, C है, A, B और C है। ये अपना व्यय मतलब खर्च कितना कर देता है, व्यय जो करता है ये A करता है 80% अपने कमाई का, और B कितना करता है 85%, और C कितना करता है, B 85% करता है और C करता है 75%। अब A 80% अगर खर्च करता है तो बचाता कितना है 20% बचाता है, और इस 20% का वैल्यू रेशियो में कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 8 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए, ये 15% बचाता है, क्योंकि 85 तो खर्च ही कर ले रहा है, तो इस 15% का वैल्यू रेशियो में कितना दिया है 9 दिया है। ये 75% खर्च करता है, मतलब 25% बचाता है, ये 15 और ये 25% बचाता है। ये सब प्रतिशत में है, आप लिख लीजिएगा। तो ये कितना मतलब 25% 20 के बराबर। इसके मतलब इसका अगर हम रेशियो में 100% की बात करें तो 20% अगर 8 है तो 100% कितना हो जाएगा 40, बिल्कुल रेशियो में। और इसका अगर 15% 9 है, तो जो हमें यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा, देखिए 15% कितना है 9, 15% यहाँ देखिए मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, 15% कितना है 9, तो 1% कितना हो जाएगा 15, 9/15 और यहाँ पे 100। तो इसको आप कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जब इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा अपना 3 से 3 और 3 से 5, और इसको कट करिएगा तो 5 से 20, तो 20 दिया कितना 60। और जब ये 25% इक्वल टू 4 है तो 100% कितना हो जाएगा 25 चौका 80। ठीक है, 1 मिनट, 20 चौका 80। ठीक है, 20 चौका 80। तो ये रेशियो के फॉर्म में इतना हो गया। अगर मैं इस सबको जोड़ूँ कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा 180 हो गया, 180 जब मैं इस रेशियो को जोड़ा तो। लेकिन इतना इसका रेशियो के फॉर्म में इतना इस टोटल का इनकम हो गया, 100% का हम वैल्यू निकालिए तो इतना हो गया रेशियो के फॉर्म में इनकम। लेकिन ये इनकम इतना नहीं है, कितने के बराबर है, तो ये है 72,000 के बराबर।
ठीक है 72। तो ये 18 चौक मतलब अगर मैं इसमें 4 से गुना करूँ तो ये 18 इसको 72 बना देगा। एक जीरो यहाँ पे मिल गया, हम 2 जीरो से और गुना कर देते हैं तो ये हो गया। तो अब हमें इसमें से जिसका भी इनकम निकालना होगा उसमें हम 400 से गुना कर देंगे तो उसका इनकम निकल जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो उसमें से फिर यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमें किसका निकालना है। तो हमें अभी ए का पूछा था तो ए का कितना हो जाएगा 40 है रेशियो में, तो इसको 400 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना 16 और 000 निकल जाएगा यहाँ पे। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए है। एकदम आसान तरीका है ये। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आपको भी पता है कि 5 मिनट का शॉर्टकट ट्रिक देखने से और 5 मिनट का वीडियो देखने से इतने बड़े कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आता है तो रिविजन कीजिए, नहीं आता है तो आप इसको सीखिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद।